हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के नई वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 के हिस्ट्री का सॉल्यूशंस और ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो क्लास 6 के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है क्या, कब और कहाँ। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें मुख्य रूप से हिस्ट्री क्या है इसका परिचय दिया गया है और इतिहास में क्यों पढ़ना चाहिए, तरह तरह के सवाल जो बच्चों के मन में आता है उससे रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में सवाल जवाब दिए गए। इस पूरे चैप्टर को हम आपको मैप की मदद से, तरह तरह के मैप की मदद से आपको पूरे चैप्टर्स को समझाएंगे और साथ ही साथ जो क्लास 6 का बुक है वो मैं आपको पूरा जो है चैप्टर पढ़ के एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। देखिए, जब आप हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो एनसीईआरटी जो है वो क्लास 6 से हिस्ट्री की शुरुआत करती है। इससे पहले बच्चों को इतिहास के विषय में उतनी जानकारी डिटेल में नहीं दिया जाता है। यहाँ से ही हमारी हिस्ट्री जो है वो शुरुआत होती है। तो अगर आप इतिहास को शुरू से जानना चाहते हैं तो क्लास 6 के हिस्ट्री से आपको शुरुआत करना पड़ेगा और इसीलिए क्लास 6 का जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है इसमें वैसे ही सवाल दिए गए हैं जो बच्चों के मन में आते हैं। आगे चल के कभी ना कभी आपके मन में आएंगे या अभी ही आपके मन में ऐसे सवाल आते होंगे कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास में ऐसा क्या लिखा गया है और इतिहास की जानकारी से हमें क्या क्या फायदा होने वाला है। तो ऐसे ढेरों सवाल हैं जिन सवालों के जवाब आपको चाहिए होते हैं और इन्हीं सभी सवालों का जवाब इस चैप्टर में दिया गया है। तो आइए इस पूरे चैप्टर को डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बातें लिखा गया है। तो सबसे पहले तो देखिए, इस चैप्टर का नाम आपको बता चुके हैं। आइए एक सवाल से सवाल करते हैं। एक नाम है, यहाँ पर लिखा है फूलमनी। तो फूलमनी क्या सवाल करती है, देखिए। फूलमनी अपने घर के पास से गुजरती रेलगाड़ियों को देखती है। तो हम सभी अपने घर के आसपास, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो रेलगाड़ी देखे होंगे और बस वगैरह तो आजकल आम बात हो चुकी है। तो रेलगाड़ी को देख रही है और अचानक उनके मन में सवाल उभरा कि जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफर करते होंगे। तो ये सवाल आप अपने से कर सकते हैं कि जब रेलगाड़ी नहीं थी तो लोग कैसे सफर करते थे। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब रेलगाड़ियां नहीं थी तो लोग पैदल सफर करते थे और धीरे धीरे बैलगाड़ियां आया तो लोगों ने बैलगाड़ियों का सहारा लेने लगा और रेलगाड़ी से भी पहले मोटर इंजन बन चुका था तो लोग उस समय गाड़ियों का सफर का आनंद ले रहे थे। दूसरी बात है, उनके मन में एक और सवाल आता है कि वह सोचने लगी कि इतनी पुरानी बातों को कोई कैसे जान सकता है और कैसे बता सकता है कि आज से कुछ समय पहले या जो आज से 1000 साल पहले क्या चीजें हुआ था। तो आइए इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम लोग इस चैप्टर की मदद से ढूंढने का प्रयास करते हैं। और इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसी चीजें सीखने के लिए दिया गया है, जैसे कि इतिहास का सही अर्थ क्या है, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे शब्द दिए गए जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप को समझाया गया है। साथ ही साथ इसमें पुरातत्वविद क्या होता है, पुरातत्व विज्ञान क्या होता है, इपिग्राफी क्या होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द इतिहास से जुड़े हुए दिए गए हैं। तो शुरुआत से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले पढ़ते हैं, लिखा है कि आज दुनिया ने खूब तरक्की कर ली है। तो हम सभी जानते हैं आज दुनिया तरक्की कर रहा है। हमें ऊंची ऊंची सड़कें मिलती है, बढ़िया बढ़िया बनी हुई सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलता है। हमारा जो आधुनिक समाज है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है और ये जो विकास है, ये जितना भी हम लोग विकास देखते हैं ये रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि इंसानों ने बहुत ज्यादा समय लगाया तब जाकर ऐसा हुआ। पहले लोग बैलगाड़ियों में सफर करते थे, बैलगाड़ी से फिर हवाई जहाज हमने बना लिया। तो आप देख सकते हैं हमने कितना तरक्की कर लिया है। तो इस तरह से हमारी विकास की यात्रा एक दिन में पूरा नहीं हुआ है, इसमें यहाँ समय लगा है। तो हमें इतने सारे तरक्की करने में हमें कितना समय लगा, तो कहा जाता है कि यहाँ तक पहुँचने में, बैलगाड़ी से लेकर के कहाँ तक पहुँचने में, हवाई जहाज तक पहुँचने में जो सफर लगता है इसमें हजारों वर्षों का समय लग गया, हजारों सालों का समय लग गया। किसी एक दिन की घटना की जानकारी तो हम कैसे प्राप्त करते हैं। एक दिन की घटना मतलब कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, ये हमारे एक दिन की घटना हो गई। तो एक दिन की घटना की जानकारी किससे लेते हैं, समाचार पत्र से लेते हैं, रेडियो के मदद से प्राप्त करते हैं, रेडियो में मिल जाता है, टेलीविजन टीवी वगैरह में बताया जाता है कि कौन सी घटना कहाँ पर हुआ। तो इन सभी चीजों का सहारा लेकर के हम एक दिन की घटना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि 1000 साल पहले क्या हुआ था और 1000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, 1000 साल पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कैसे करते थे, ये तो पता है लेकिन इसकी जानकारी कैसे मिल रहा है। तो बहुत वर्ष पहले समाज कैसा था, इन सभी चीजों को जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इतिहास का जरूरत पड़ता है। अब यहाँ पर पहला शब्द हमारे मन में आता है कि इतिहास है क्या, इतिहास का सही अर्थ क्या होना चाहिए। तो इसका जवाब यहाँ पर लिखा है, आइए आपको पढ़ के बताते हैं। इतिहास जो है 3 शब्दों, जिसमें से पहला शब्द है इति, दूसरा शब्द है ह और तीसरा शब्द है आस,
इति जोड़ ह जोड़ आस 3 शब्द से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा, यह हुआ है। यानी निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। आज से कुछ समय पहले, 1000 साल पहले लोग पैदल ही चलते होंगे, उससे पहले बैलगाड़ी आ गया होगा। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से पता कर रहे हैं? क्योंकि अपने अनुमान से और साथ ही साथ लोगों से एक्सपीरियंस के मदद से, और कहीं ना कहीं ये चीज लिखा गया है किताबों के मदद से, और बहुत सारे ऐसे सबूत है, साक्ष्य हैं। चूंकि बैलगाड़ी के पहिए मिले हैं तो हम ये जानते हैं कि बैलगाड़ी का यूज जरूर होता होगा। तो इन सभी चीजों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि हाँ, इतिहास में ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। अब एक सवाल है, अतीत की कहानी को ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो पहला सवाल, ये तो इतिहास का हमने अर्थ बता दिया कि इतिहास का अर्थ क्या है। तो इतिहास 3 शब्द से मिलकर के बना है और इसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। लेकिन इतिहास क्या है, इसका क्या अर्थ होगा? तो लिखेंगे कि बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। यानी मानव की जो भी कहानी बीत चुकी है, उस बीते हुए कहानी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और इतिहास का ज्ञान वर्तमान को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए यहाँ पर लिखा है वर्तमान, हमारा वर्तमान कैसा है, हम गरीब क्यों हैं और कुछ लोग अमीर क्यों हैं, समाज इस तरह से बटा हुआ क्यों है, और ग्रामीण सभ्यता कम विकसित क्यों है और शहरी सभ्यता अधिक विकसित क्यों है, कुछ देश ज्यादा अमीर क्यों है, कुछ देश गरीब क्यों है। ये वर्तमान की स्थिति है। और इसको समझने के लिए आपको इतिहास जानना पड़ेगा कि इतिहास में किसी ने किसी देश को लूटा है, और जिसने लूटा है वो तरक्की कर गया, और जो लूटा है वो क्या हो गया? गरीब बन गया। तो ये सारी कहानी कहाँ लिखा गया है? किताबों में लिखा गया है, इतिहास की किताब में। हमारा जो पूर्वज था, दादा दादी, उसके दादा दादी और उनके दादा दादी, तो उनका जीवन कैसा था, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, ये सारी चीजें कहाँ पर लिखा गया है? इतिहास की किताब में लिखा गया है। और जो भी परेशानियां उनको आती थी, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, उन सभी परेशानियों का क्या हल था, समस्या को कैसे समझाते थे, उसका सोल्यूशन कैसे निकालते थे। जो इतिहास में, यानी कि अतीत में जो लोग रहते थे, कहाँ रहते थे, उनके लिए कैसा मकान था। आज तो हम बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं, बड़ा बड़ा मकान बना लेते हैं पक्की ईंटों का, वो सारी चीजें उन्हें कहाँ से मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो लोग क्या खाते थे, क्योंकि खाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खाना क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनके घर का बनावट कैसा था, ये सारे सवाल हमारे मन में आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए, उस समय जो शासक थे, शासक मतलब होता राजा, राजा हुआ करते हैं। शासक, राजा, रानी, उसके जो वंशज है, उनके जो परिवार है, वो सभी क्या कहलाते हैं? शासक कहलाते हैं। तो केवल उस समय शासक था क्या? केवल राजा ही था? बोलेंगे नहीं, केवल शासक नहीं था, बल्कि समाज में शासक के अतिरिक्त भी लोग रहते थे। जैसे वहां पर व्यापारी रहा करते थे, कारीगर रहा करते थे, किसान रहा करते थे, पुरोहित रहा करते थे, मजदूर रहा करते थे। ये सभी जो थे किसी समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग थे, यानी कि समाज में सभी कोई मिलकर के रहते थे। उनके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते। केवल अगर हम राजा के विषय में पढ़ लेंगे तो क्या हम समाज को समझ लेंगे? बोलेंगे नहीं, केवल हम राजा के विषय में पढ़ करके हम उस समाज को नहीं समझ सकते हैं। हमको व्यापारी के विषय में पढ़ना होगा, हमें कारीगर के विषय में पढ़ना होगा, हमें किसान के विषय में, पुरोहित के विषय में, मजदूर के विषय में, तभी हम उस समाज को समझ सकते हैं। इसलिए इतिहास में अब, यानी पहले तो केवल राजा की कहानी दिया करता था, लेकिन अब समाज के केवल उच्च वर्ग का नहीं, बल्कि निचले स्तर में जो भी व्यक्ति रहे, किसान हो, मजदूर हो, पुरोहित हो, व्यापारी हो, सभी की जो कार्य थे, लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में जो पहले का इतिहास था उसमें ज्यादातर तारीखें लिखी जाती थी, केवल डेट याद करवाया जाता था, बड़ी बड़ी घटनाएं या घटनाओं को याद किया जाता था, जैसे युद्ध कब हुआ, युद्ध समाप्त कब हुआ, युद्ध किसने जीता, ये सारी घटनाएं हैं। और ज्यादातर जो था राजनीतिक घटनाओं को जिक्र किया जाता था। जैसे कि अगर आप रामायण पढ़िएगा, महाभारत, इन सभी में कैसी घटनाएं हैं, केवल महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्यादा जिक्र किया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का राजनीतिक सत्ता के लिए, राजा बनने के लिए जो लड़ाई हुआ था, वह सारी कहानियां ही दी जाती थी। लेकिन इसके अलावा भी वहाँ का मजदूर वर्ग कैसा रह रहा है, समाज कैसा है, समाज में किसान की स्थिति क्या है, जो वहाँ के रहने वाले व्यापारी उनकी क्या स्थिति है, ये सारी चीजें पहले नहीं दी जाती थी। अब इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से एक सवाल पहला आ गया, इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। तो अगर आपसे ये सवाल आएगा कि इतिहासकार किसे कहते हैं, तो जिनको इतिहास की बहुत ज्यादा जानकारी होती है, जो इतिहास के बहुत ज्यादा जानकार होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। तो ऐसे ही जो क्वेश्चंस बनने चाहिए, जो सवाल आपके मन में आते हैं,
वैसे वैसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक को मैंने हाईलाइट भी किया है, जिससे आपको चैप्टर्स बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सवाल दिया गया, बोला सोचिए, तो आइए देखते हैं क्या सवाल लिखा है। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, पेन को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। तो सवाल यहाँ पर लिखा है कि यदि आप हजारों साल पहले गुफा में जिंदगी गुजारते तो आपके पास खाने के लिए क्या साधन होते? तो अगर आप ऐसा कल्पना कीजिए कि आप घर में नहीं रह रहे हैं बल्कि गुफा में रह रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पुराना ऐतिहासिक लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, आदिम कालीन लोग थे, वो कैसे कहाँ पर रहते थे? गुफा में रहते थे। तो अगर आप गुफा में रहते हैं तो आपके पास खाने के लिए क्या क्या चीजें साधन होते हैं, और वहाँ जीवन कैसा होता है? कष्ट वाला यानी दुख वाला जीवन होता, या आपका आनंद में यानी कि सुख वाला जिंदगी होता है? तो आइए आपको दिखाते हैं कि लोग क्या कैसे रहा करते थे और वो किस प्रकार से जीवन जीते थे। उसके पहले एक सवाल और दिया गया है, क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान, यानी इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका ज्ञान क्यों जरूरी है? आखिरकार इतिहास में जो घटना हो चुका है, हमको क्या लेना देना है? हम क्यों पढ़ रहे हैं कि ये राजा बना और राजा होकर के उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, और फिर वो नए शासक आए, फिर वहां पर युद्ध हुए? ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो यही सारी चीजें हम आपको बताएंगे और देखते हैं तो क्या लिखा गया। देखिए, धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्ष में से आया है, यानी कि हम यहाँ पर आज से नहीं बल्कि लाखों वर्षों से यहाँ पर मौजूद हैं, और लाखों वर्षों में बहुत सारा परिवर्तन भी होता है। हम अपने वर्तमान अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। अगर हम अपने वर्तमान को समझना चाहते हैं, अभी जो स्थिति है इसको समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अतीत का मतलब इतिहास को जानना पड़ेगा, इतिहास का ज्ञान लेना पड़ेगा। इन सभी के ज्ञान के बिना कुछ भी जरूरी संभव नहीं है। जैसे आप ये सोचिए कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों हैं, हमारे देश में मस्जिद क्यों है, हमारे देश में ईसाई धर्म के लोग क्यों हैं? तो ये वर्तमान की स्थिति है। और इसी प्रकार से दूसरा अगर आप सवाल आपके मन में आता है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े नदियों के किनारे शहर क्यों बसे हुए हैं, और दूसरा है कि जो नदी के किनारे अगर पानी का स्रोत है तो समुद्र के किनारे उतने बड़े बड़े शहर क्यों नहीं है, और भी बहुत सारे सवाल आते हैं मन में। तो इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा कहाँ? जो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अतीत का मतलब होता है इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से पहला जो पॉइंट निकलेगा, इतिहास से सबक लेकर के। सबक का मतलब इतिहास में जो उसने गलती किया वो गलती हम नहीं करेंगे, तो इतिहास से हमने सबक लिया और वर्तमान को क्या कर सकते हैं? बेहतर कर सकते हैं। अतः इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। साथ ही साथ इतिहास ना सिर्फ हमें अपने देश के बारे में पढ़ाता है बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में पढ़ाता है। जो बाकी देश है उसकी संस्कृति कैसा है, उनसे हम परिचित होते हैं। जैसे यूरोप के लोग की संस्कृति कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे पर्व त्योहार मनाते हैं, और किस प्रकार से वो पर्व जो है उनका हमारे पर्व त्योहार से अलग है। साथ ही साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारे पहनावे ओढ़ावे हैं, और हमारा जो रीति रिवाज है वो उनसे किस प्रकार से अलग है। ये सारी चीजें किस में लिखा गया है? इतिहास की किताब में लिखा है। तो इसीलिए हमें क्या पढ़ना जरूरी है? ये संस्कृतियों को समझने के लिए। साथ ही साथ जो महान लोग हैं, बहुत ज्यादा महान लोगों की अगर हम बात करें, जैसे कि अशोक महान हो गए, साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे राजा हैं, और उन सभी राजाओं के बारे में जो जीवनी लिखी गई है, जीवनी का मतलब उनके जीवन के बारे में जो लिखा गया है, उन्होंने जो शिक्षाएं दिया है, उन शिक्षाओं को पढ़कर उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणा प्राप्त करने का मतलब उनसे सीख ले सकते हैं कि वो कैसे महान बने, कैसे वो राजा बने, और किस प्रकार से उन्होंने राजधर्म का पालन करके अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर किया। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें किसका ज्ञान जरूरी है? इतिहास का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आइए आपके सवाल का जवाब देते हैं कि उस समय लोग कहाँ रहा करते थे। देखिए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज हमारे पास रहने के लिए बहुत सारा संसाधन है। आज हमारे पास बड़े बड़े मकान है, होटल्स हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम एक नया मकान बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संसाधन है, इक्विपमेंट्स है, मशीनें हैं। इन सभी चीजों का मदद करके हम बना सकते हैं। लेकिन आज पता कीजिए कि आज से लाखों साल पहले लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लाखों वर्ष पहले लोग जो है नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी कि लाखों सालों से किस नदी के किनारे रहे हैं? नर्मदा नदी के किनारे रह रहे हैं। तो हम क्या सीखे? हम ये सीखे कि नर्मदा नदी के किनारे अगर रह रहे हैं तो नदी स्रोत के किनारे लोग रहते हैं, और वहां पर रहने की कारण क्या है? क्योंकि वहां पर जल स्रोत है। तो जल स्रोत से क्या होता था? पहले तो कुआं, चापाकल, ये सारी चीजें तो जानकारी थी नहीं, तो पानी का एक स्रोत होना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे ताकि उसे पानी मिल जाए। ना केवल नर्मदा नदी के किनारे की बात करें, बाकी नदियां जो है उनके किनारे भी लोग रहा करते थे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको नर्मदा नदी पता करना है, कहाँ पर है मानचित्र में। तो आइए आपको मानचित्र में चीजें दिखाते हैं कहाँ पर मौजूद है।
तो ये आप मैप देख सकते हैं, ठीक है। ये भारत का मैप है, अपना प्यारा भारत, और इस मैप में आपको दिखाते हैं नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जहाँ पर मैं सर्कल नहीं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, वह आयत, तो यहाँ पर दो नदियां दिख रहा है। एक का नाम लिखा हुआ नर्मदा नदी और दूसरे का नाम लिखा हुआ तापी नदी। तो नर्मदा नदी, ये वाला लाइन जो मैं अभी खींच रहा हूँ, ये नदी कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक श्रेणी है, इसका नाम है विंध्या श्रेणी, और नीचे लिखा हुआ है सतपुड़ा। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में जो नदी है उसका नाम है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी मैंने देख भी लिया। अच्छा, एक और चीज लिखा हुआ है कि प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी दीवार के समान रक्षा करती है और पूरब, पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल महासागर है। तो ये क्या यहाँ पर कहा गया है, ये भी चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आइए प्रेजेंटेशन में चलते हैं, वहां पर चीजों को और बेहतर तरीके से आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए, अगर आप अपना प्यारा भारत को देखते हैं, हम अपने भारत को, तो देख सकते हैं कि हमारा जो भारत है उसका कुछ इस प्रकार से आकृति है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा हिमालय है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो भारत में भी आप देख सकते हैं इसका विस्तार है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, हिमालय है। यहाँ पर भी दूसरे पहाड़ है, यहाँ पर हिमालय नहीं है, यहाँ पर कुछ दूसरे पहाड़ भी मौजूद है इस एरियाज में, ठीक है। हिमालय कहाँ पर है? ये रहा हिमालय अपना, यहाँ जो नेपाल है, भूटान है, और अपना भारत का पूरा उत्तर वाला इलाका है। तो यहाँ पर पूरे दीवार की तरह काम कर रहा है, ना कोई आदमी उधर से आ सकता है और ना ही कोई इधर से जा सकता है, एक दीवार की भांति कार्य करता है। उसी प्रकार से अगर आप ये तो भारत का उत्तर वाला इलाका हो गया, नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। जैसे आप दक्षिण में आइएगा, भारत का दक्षिण की ओर देखिएगा, तो दक्षिण में देख सकते हैं यहाँ बंगाल की खाड़ी समुद्र है, इस ओर देख सकते हैं अरब सागर समुद्र है, और नीचे भी हिंद महासागर हमारा क्या है, समुद्र है। तो आप क्या देखते हैं कि नीचे सागर है और ऊपर क्या है, जो है हिमालय है। और इससे क्या फायदा होता है? इससे क्या होता है, ये हमारी रक्षा करते हैं चारों तरफ से। पर्वत है ऊपर में, ऊंचे ऊंचे कह सकते हैं दीवार की भांति कार्य करता है। और पूरब पश्चिम की अगर बात करें तो ये पूरब इलाका, आपको पूरब पश्चिम परिचय करवा देते हैं। ये जो इलाका है इसे हम पूरब यानी पूर्व कहते हैं, और ये जो इलाका है हम इसे पश्चिम कहते हैं। तो पूरब और पश्चिम में आप देख सकते हैं, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में तो हिंद महासागर है ही। इस तरह से ये हमारे विशाल सागर हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अब आगे देखते हैं, नर्मदा नदी मैंने आपको दिखा दिया। अब लिखा है कि अपने भोजन के लिए वह जड़ों का उपयोग करते हैं, फलों का उपयोग करते हैं, यानी वो तो रहने के लिए तो आपको बता दिए कहाँ पर रह रहे थे, ये तो नदी के किनारे रह रहे थे, आगे आपको बताएंगे गुफा में रह रहे थे। भोजन वो क्या करते थे, तो पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं ना, वो जड़ खाते थे। अब कौन से जड़ खाते होंगे, जो खाने योग्य जड़ है, सभी तो जड़ नहीं खाया जा सकता है, और छोटे छोटे पौधों के जड़ खाते होंगे। दूसरा है फल को खाते होंगे, फल तो हम सभी पहचानते हैं। साथ ही साथ जंगल में और भी बहुत सारे उत्पाद होते हैं, फल फ्रूट, वे सारे चीज खाते थे, और साथ ही साथ उनको संग्रह करते थे। संग्रह का अर्थ क्या होता है? संग्रह का अर्थ होता है जमा करना। अब वो जमा क्यों कर रहे थे, तो जमा करने के पीछे का भी कारण है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक समय में अनाज उगाते हैं। जैसे कि जून के समय में क्या होता है, बरसात आने लगता है, तो जुलाई अगस्त में और ज्यादा बरसात बढ़ जाता है, तो उस समय क्या होता है, जुलाई अगस्त के आसपास खेती शुरू हो जाती है, बुआई वगैरह शुरू हो जाती है। और बाकी समय में जैसे नवंबर दिसंबर से पहले ही अक्टूबर तक में क्या होता है, फसल कटने लगता है। तो इस तरह से हम एक समय में फसल को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद के समय में क्या करते हैं, उसको जमा करके रखते हैं, और हम लोग भोजन करते हैं, नहीं खाते हैं। उसी प्रकार से ये लोग भी करते होंगे, उत्पाद को संग्रह करते होंगे और फिर बाद में खाते होंगे। अब भारत का जरा उत्तर पश्चिम इलाका देख लेते हैं। तो उत्तर पश्चिम किसको कहते हैं, पहले हम इसको मिटा देते हैं और आपको सारा इलाका पहले बताते हैं। देखिए, ये कुछ डायरेक्शंस होता है मैप में, तो ऊपर जो दिशा है वो कौन सा दिशा होगा, उत्तर होगा, और नीचे जो दिशा होगा वो कौन सा दिशा होगा, उसे हम दक्षिण कहते हैं। अब ये जो दिशा है इसे पूर्व दिशा कहते हैं, और ये वाला जो दिशा है इसे हम पश्चिम कहते हैं। अब देखिए, इसका बीच में जो होगा ये वाला, ये क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर, और ये हो जाएगा पश्चिम। अगर ये वाला इलाका कहेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर और हो जाएगा पूर्व। और अगर हम ये बीच में डालेंगे लकीर तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण, और ये हो जाएगा पूर्व। और अगर हम ये वाला डालेंगे तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। तो इस तरह से जो किसी भी मैप में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को दिखाते हैं। अब कौन सा इलाका बोला गया, उत्तर पश्चिम यानी ईस्ट ओर। तो अगर हम यहाँ प्लस का साइन बीच में बनाते हैं तो ये वाला इलाका क्या कहलाता है, उत्तर पश्चिम कहलाता है, जिसमें ये इलाका आता है पाकिस्तान है, और ईस्ट और देश है अफगानिस्तान। तो यहाँ पर क्या बोला गया जरा देख लेते हैं। तो कहता है कि अगर आप उत्तर पश्चिम में देखिएगा मैप में तो आपको दो गो पहाड़ियां मिलेगा। तो पहाड़ियां का नाम मिला है, लिखा हुआ है सुलेमान की पहाड़ियां, और दूसरा है किरथर पहाड़ियां। तो मैप में आप देख सकते हैं नाम ये रहा किरथर, और ये रहा आपका सुलेमान पहाड़ियां।
तो इनमें क्या है, इनका पता लगाने वाला आपको दिखा चुके हैं। कहता है इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 8000 साल पहले गेहूं और जौ, दो फसल का नाम है गेहूं और जौ, जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया। उन्होंने भेड़ को पालना शुरू किया, बकरी को पालना शुरू किया, गाय को पालना शुरू किया, बैल को पालना शुरू किया। मुख्य रूप से उन्होंने पशुओं को पालना सीख चुका था, उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया था। और ये लोग रहते थे गांव में, शहर नहीं था, पहले तो गांव में ही रहते, तो ये लोग गांव में रहा करते थे। अब जरा डायरेक्शन चेंज कीजिए और अब जाइए उत्तर पूर्व की ओर। तो उत्तर पूर्व अभी आपको बता चुके हैं मैप में कि उत्तर पूर्व कौन सा है, ये इधर वाला इलाका कौन सा है, उत्तर पूर्व के इलाका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो राज्य होगा भारत में उत्तर पूर्व राज्य हो जाएंगे। तो उत्तर पूर्व राज्य आ चुके हैं। और आइए क्या बोल रहा है उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में आपको देखना है गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियों, दो चीज देखने के लिए बोला गया। थोड़ा सा पतला कर लेते, ज्यादा मोटा चल रहा है, कलर भी चेंज कर देते हैं। ओके, तो हमको देखना है गारो दिखाना है। तो आइए आपको मैप में दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर है गारो पहाड़ियां, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा गारो पहाड़ियां। और दूसरा जो बोला गया था विंध्या, तो विंध्या श्रेणी भी दिखा देते हैं, जिसे विंध्या श्रेणी या विंध्या पहाड़ियां कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विंध्या पहाड़ियां। तो पहले इरेज कर देते हैं, तब आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये रहा विंध्या पहाड़ियां। ओके, कलर लेना पड़ेगा, सॉरी। तो ये रहा विंध्या पहाड़ियां। तो दो चीज बोला गया था, पहले गारो और दूसरा क्या बोला गया, विंध्या पहाड़ियां। तो यहाँ पर क्या मौजूद है, कहता है ये दोनों क्षेत्र देख लिए। कहता है ये ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ है और जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले अगर चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो विंध्या श्रेणी में, और दूसरा जो गारो पहाड़ियां हैं इन क्षेत्रों में मिला है। अब जरा गंगा और सोन नदी को जरा देख लीजिए। तो आइए गंगा नदी और सोन नदी को देख लेते हैं। दो नदियां बोला गया है। तो पहले देखिए ये जो आपको नदी हम दोहरा रहे हैं पेन से, ये कौन सी नदी है, गंगा नदी दिख रहा है। और यहाँ पर एक और नदी हम कलम से दोहरा रहे हैं, ये सोन नदी है। तो दो नदी दिखा दिए, पहला ये सोन नदी है और दूसरा ये कौन सी नदी है, गंगा नदी है। तो गंगा नदी और सोन नदी देख लिए। अब कहता है कि गंगा और सोन नदी देख लिए। अब गंगा के जरा दक्षिण में जाइए। तो देखिए गंगा के दक्षिण में ये इलाका आ जाएगा दक्षिण में, ठीक है, गंगा का दक्षिण में आ गए। कहता है इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में इसे मगध के नाम से जाना जाता था। तो इसे क्या बोला जाता था, मगध। अब आपको एक और स्पेशल मैप दिखाते हैं जहां पर मैं आपको मगध दिखाता हूँ। तो ये इलाका आप देख सकते हैं, ये रहा मगध, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, ये मगध है। और ना केवल मगध, जैसे कि अभी हम लोग कहते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वैसे ही उस समय भी राज्य हुआ करता था और उन राज्य में राजा क्या करते थे, शासन करते थे। तो उसी प्रकार से ये एक बड़ा सा राज्य जिसका नाम है मगध। तो मगध यहाँ पर मौजूद है, ओके, जो लगभग बिहार के आसपास है और झारखंड के आसपास का एरिया है। इसके अलावा भी और भी जैसे बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कौशल, फिर लिखा है माला, फिर पांचाल है। तो अलग अलग जो है क्षेत्र उस समय हुआ करते थे। तो मगध देख लिए, मगध जो था बहुत ही बड़ा था और साथ ही साथ बोला जाता है कि यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, बहुत ही महान और बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल शासक हुआ करते थे। जैसे कि एक राजा का नाम आपको बताएंगे, अशोक, जो बहुत ज्यादा महान माने जाते हैं, अशोक महान। उनका भी कहाँ पर कह सकते हैं राज्य था, वो उनका भी शासन जो था वो मगध में ही था। तो ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, शक्तिशाली होगा तो पावर बहुत ज्यादा होगा और इनका खौफ भी ज्यादा दूर तक हुआ। तो इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र को जीत लिया था, एक विशाल राज्य की स्थापना भी किए थे। लोग हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा करते थे, यानी मुख्य रूप से बोला जाए तो लोग यात्राएं करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, केवल एक ही स्थान पर नहीं रहा करते थे। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उन्हें ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करना पड़ता था, पहाड़ियों को पार करना पड़ता था, रेगिस्तान को पार करना पड़ता था, बड़ी बड़ी नदियों को पार करना पड़ता था और समुद्रों के कारण यात्राएं जोखिम भरा होता था, समुद्र को भी पार करना पड़ता था। तो इन सभी कारण से जो भी यात्रा हुआ करता था, आजकल तो हमारे पास एरोप्लेन है, बड़े बड़े जहाज हैं, उनकी मदद से हम इन सभी चीजों को आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन उस समय ये सभी यात्राएं बहुत ज्यादा जोखिम भरा हुआ करता था। फिर भी ये लोग यात्रा करते थे और इनके लिए यात्रा करना असंभव नहीं था, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों है, बोलता है ना कार्य कठिन है असंभव नहीं है। तो ये कार्य कठिन थे लेकिन असंभव नहीं था। तो क्यों असंभव नहीं था, क्या कारण था? पहला चीज तो ये सभी चीज को दर्रों से पार कर देते थे, पहाड़ी दर्रे भी संपर्क के रास्ते थे। तो ये पहाड़ी दर्रे होते क्या, देखिए ये दो पहाड़ है,
ठीक है, आप ऐसा समझिए। और इन दो पहाड़ों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप से इस पहाड़ के क्षेत्र से उस पहाड़ के क्षेत्र में आया और जाया जा सकता है। इसे ही क्या बोला जाता है, दर्रे कहा जाता है। वैसे ये ज्योग्राफी का टर्म है और मैंने ज्योग्राफी का भी वीडियो जो है मेरे चैनल पर डाला है। तो अगर आप ज्योग्राफी का वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए ज्योग्राफी का वीडियो जरूर देखिएगा इन सभी चीजों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो इन दर्रों के रास्ते से सदियों तक, मतलब 10 साल तक, 100 साल तक लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहा करते थे। ये पहाड़ी दर्रे ना केवल सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे, बल्कि उनके जो विचार थे, जो सोच थे, उनकी जो संस्कृति थी, वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे और आया करते थे। अभी देखते हैं ना, हम लोग जानते हैं चाउमीन, मैगीज, ये सारा कहाँ का है, ये किसी दूसरे क्षेत्र का खाना है, हमारे देश का तो है ना, लेकिन फिर भी हमने इसको अपना लिया, हम इसको खाते हैं। तो ये किस प्रकार से हुआ, जिस प्रकार से विचार और संस्कृति आई उसी प्रकार से हमारे पास भोजन भी आ गया, इनका भी आदान प्रदान हो गया। किसके मदद से, इन रास्तों के मदद से। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों आते थे, क्या कारण है, इतिहास में यह सवाल पूछा जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लोग काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्योंकि लोगों को काम की जरूरत होता है, तो काम की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। दूसरा कारण है कि प्राकृतिक आपदा आ गया। मान लेते हैं कि कोई नदी के किनारे रह रहा है, वहां बाढ़ आ गया, तो वो उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाएगा, तो उनकी मदद से, यानी कि इस कारण से वो एक स्थान से दूसरा स्थान जा रहा है। तीसरा कारण सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था, जीतने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए। जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतना ज्यादा संसाधन, तो सेना क्या करता था, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाता था। व्यापारी अगर बात करें तो व्यापारी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लेकिन व्यापारी अकेले नहीं जाता था, वह ग्रुप बना के चलते थे, या तो वो काफिले में जाते थे या तो वो जहाजों में जाया करते थे। तो इसका कारण है कि व्यापारी के पास बहुत ज्यादा सामान हुआ करता था, इसलिए उसे जहाजों का जरूरत पड़ता था। और काफिले की बात करें तो उन्हें डर लगता था, कहीं लुटेरा, उस समय लुटेरा होता था, लूट लेता था, डाकू वगैरह, तो उनसे बचने के लिए वो अकेले सफर नहीं करते थे, बल्कि काफिले को लेकर चला करते थे। काफिले का मतलब ग्रुप होता है, आप इतना सिंपल समझिएगा। आगे देखते हैं, लिखा है धार्मिक गुरु। अगर बात करें धार्मिक गुरु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे, तो धर्म गुरु जो थे, धर्म का प्रचार करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। इन सभी यात्राओं में लोग क्या करते थे, एक दूसरे के विचार को जानते थे और एक दूसरे के बारे में जानते थे। अब यहाँ पर एक सवाल दिखा गया है कि आज अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, आज के लोग अगर यात्रा करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या कारण है, तो सेम कारण है, लोग काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। आज भी आपदाएं आ रही है, तो आज भी लोग आपदा से डर करके बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। आज भी जो है व्यापार हो रहा है, तो व्यापार की दृष्टि से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो कारण तो वही है, लेकिन जो तरीका है वो बदल गया। पहले लोग डरते थे सफर करने से, लेकिन अब डरते नहीं है। अब लोग अकेले भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। साथ ही साथ उस समय जो आना जाना था थोड़ा कठिन था, लेकिन अब कठिन नहीं हुआ, सब चीज क्या हो चुका है, आसान हो चुका है। अब आइए, देश का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपने प्यारे भारत देश का नाम जो है बहुत सारा है। जैसे कि अपने प्यारे भारत देश का नाम इंडिया है, इसके बाद हमारे देश का नाम भारत भी है। तो भारत क्या क्यों नाम पड़ा, इंडिया क्यों नाम पड़ा। इसके बाद आपको पता है हमारे देश का एक और नाम हिंदुस्तान भी है। तो आपके मन में भी कभी कभी सवाल आता है कि इतने नाम क्यों हैं और इसके पीछे कारण क्या है। तो आइए, इसका कारण यहाँ पर लिखा गया है, इसको भी जान लेते हैं। तो अपने देश को इंडिया कहा जाता है, भारत कहा जाता है, और ना जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। कारण देखिए, सबसे पहले इंडिया क्यों कहा जाता है, इसका कारण आपको बताते हैं। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से बना है, और इंडस से निकला हुआ शब्द है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। तो इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। और सिंधु कुछ नहीं है, सिंधु नदी का नाम है। तो ईरान के लोग आए, जिनको ईरानिया कहेंगे, ईरानियों, और यूनान के लोग को कहेंगे यूनानियों। तो ईरानियों ने और यूनानियों ने सिंधु जो है, सिंधु को हिंदोस कहा। सिंधु को क्या कहा दिया, हिंदोस कहा, या तो हम बोलेंगे इंडोस कहा। और इस नदी के पूर्व में स्थित नदी है। तो आपको पहले हम आपको सिंधु नदी दिखाते हैं कहाँ पर है। तो ये है मैप, मानचित्र है, और इसमें अगर ये वाला इलाका देखिएगा तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। दिख रहा होगा आपको, सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी जो है, भारत से 5 नदियां निकलती है, उन 5 नदियों के मिलने से इस सिंधु नदी का जलस्तर भी बढ़ जाता है। 5 नदी कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज है। तो सिंधु नदी आपको दिखाती है और कहता है कि सिंधु के पश्चिम में जो, पूर्व में जो है, सिंधु के जो पूर्व में है, तो ये सिंधु नदी है।
और सिंधु नदी का पूरब किधर होगा, ईस्ट और होगा पूरब। तो सिंधु नदी के पूर्व में जो इलाका है उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया इंडोस, और यही आगे चल के क्या बन गया, इंडिया। तो इसीलिए इंडोस के क्षेत्र को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। ठीक है, तो सिंधु नदी को पहले क्या कहा गया, सिंधु नदी को कहा गया इंडोस, और इंडोस के जो पूरब में है उसको क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। किसने कहा था, ईरानियों और यूनानियों ने कहा था। ये भी आप याद रखिएगा, ईरानियों और यूनानियों ने हमें क्या कहा, इंडिया कहा। अब आता है भारत क्यों नाम पड़ा, इसका कारण दीजिए। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए कहा गया था, यानी जो उत्तर पश्चिम में रहता है। उत्तर पश्चिम इलाका आपको दिखाए थे मैप में कि उत्तर पश्चिम किसको कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये वाला जो इलाका है इसको क्या कहा जाता है, उत्तर पश्चिम कहा जाता है। तो मुख्य रूप से इसी इलाकों को भारत कहा गया था, और इसी इलाका को क्या कहा गया था, इंडिया कहा गया था। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया भारत कहा गया। और ये भारत किस में लिखा गया है, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो वेद वगैरह आपको पढ़ाएंगे, ये साहित्यिक स्रोत है, किताब वगैरह है। कुल मिलाकर के 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इस प्रकार से 4 वेद का अध्ययन हम लोग को करना पड़ेगा, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये भी हमारे इतिहास की किताब में लिखा हुआ है, इसी किताब में लिखा है, चिंता मत कीजिए। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है भारत का उल्लेख। ठीक है, और बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए होने लगा। देश का मतलब पूरे देश को ही इंडिया और क्या कहने लगे हम लोग, भारत कहने लगे। फिर हमारे धरती पर अरब आए, यानी अरबों ने इस धरती को, हमारे देश को कहा अल हिंद, अल हिंद। और फिर तुर्क आए और तुर्कों ने कहा कि इसका नाम है हिंदुस्तान। तो आप देख सकते हैं अलग अलग नाम हो चुका है, भारत, इंडिया, और अरब ने कहा अल हिंद, और फिर क्या हो गया, हिंदुस्तान। तो ये तो देश के, भारत देश के बारे में हो गया अलग अलग नाम। अब एक छोटे कॉलम में लिखा गया झारखंड का अलग अलग नाम। तो ये क्या है, एक स्पेशल, देखिए मैंने एक जैक बोर्ड का बुक लिया है आपको समझाने के लिए, इसलिए यहाँ पर आपको झारखंड के बारे में एक स्पेशल कहीं ना कहीं टॉपिक में मिल जाएगा। ठीक है, वैसे जैक एनसीईआरटी की ही किताब है, झारखंड में भी एनसीईआरटी की किताब चलती है, लेकिन एक स्पेशल एक राज्य के विषय में लिख दिया जाता है। तो जिस प्रकार से हम आपको झारखंड राज्य के विषय में पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से आप अपने राज्य के विषय में, अगर आप झारखंड से ताल्लुक रखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप दूसरे राज्य से संबंध रखते हैं तो आप अपने राज्य के बारे में जरूर ये जानकारी रखिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आइए आपकी इसके बताते हैं कि जैसे वर्तमान में झारखंड का नाम प्राचीन काल के परिवर्ती हो चुका है। परिवर्ती का मतलब होता है परिवर्तित का मतलब होता है बदल चुका है पूरी तरह से। तो अलग अलग ग्रंथों में झारखंड का उल्लेख मिलता है, यहाँ तक कि ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम किताब का नाम लिखे, पुराना लिखा हुआ है, और यहाँ पर उसका नाम लिखा है कि उस किताब में इस क्षेत्र का क्या नाम रखा गया था। जैसे कि ऐतरेय ग्रंथ में पुंड्र कहा गया, पुंड्र प्रदेश किसको, झारखंड को। वायु पुराण में मुरंड कहा गया, किसको, झारखंड को। तो झारखंड का मुरंड भी नाम है। विष्णु पुराण का किताब में इसे मुंड कहा गया। भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश कहा गया। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया, पुंडरीक। वह पशु भूमि कहा गया, किसको, झारखंड को। इसका भी कारण है ये घने जंगलों से पूरी तरह से आच्छादित था, इसलिए ये सारे नाम इसके अलग अलग क्षेत्रों में पड़ गए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बाकी चीजें। आगे यहाँ पर लिखा है कि पुराने समय में भारत को किन किन नामों से जाना जाता था और क्यों जाना जाता था। तो ये आपको कारण सहित बता दिए कि इसका अलग अलग कारण क्या है। जैसे कि भारत में अरब जब आए तो अरबों ने कहा कि ये अल हिंद है, फिर जब तुर्क आए तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान नाम दिया। इसी प्रकार से जब यूनानी और जो कह सकते हैं यूनानी और कौन सा था, रोमन था, ठीक है, रोमन और यूनान और ईरानी आए थे, तो इन्होंने कहा कि ये सिंध है, यानी कि सिंधु का क्षेत्र है, और सिंधु को इन्होंने इंडोस कहा तो इंडिया बन गया। तो इस प्रकार से हमारे देश का नाम अलग अलग है, कारण से आपको बता दी। अब आइए पढ़ते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारत तो पढ़ लिए ना, भारतीय उपमहाद्वीप क्या है ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए, भारतीय उपमहाद्वीप है क्या। तो आइए आपको थोड़ा सा मैप दिखाते हैं और जानकारी देते हैं बाकी चीजों के लिए। तो देखिए, ये पहले तो आप देख लीजिए, ये भारत है, और आपको थोड़ा सा नक्शा बता चुके हैं और साथ ही साथ आपको दिशा भी बता दिए। तो भारत देख लिए, अब इस भारत को थोड़ा गौर से देखिए। इस भारत को अगर आप गौर से देखते हैं तो इसमें ये जो इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ केवल पहाड़ है, ठीक है, यानी कि पर्वत है। ओके, और ये पर्वत क्या करता है, बाकी लोगों से हमारी रक्षा करता है, और साथ ही साथ नीचे क्या है, समुद्र है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अब इसके अंदर में जो भी देश आएगा वो कहलाएगा भारतीय उपमहाद्वीप। सबसे पहले तो भारत अपना आ ही रहा है, और दूसरा यहाँ पर पाकिस्तान आ रहा है, तो पाकिस्तान भी इसी में आ जाएगा। तीसरा देख सकते हैं यहाँ पर एक देश आ रहा है जिसका नाम नेपाल है, तो नेपाल भी इसी में आ रहा है।
यहाँ पर एक देश है भूटान, तो मैं भूटान लिख देता हूँ, भूटान यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर एक देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश ये भी इसी में आ रहा है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ श्रीलंका है, श्रीलंका। तो ये क्या हो रहा है, ये भारत के अंदर है, तो इसका नाम भारतीय उपमहाद्वीप क्यों पड़ा? इसका कारण है कि सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर भारत देश है, इसलिए इसका नाम पड़ गया भारतीय उपमहाद्वीप। यही सारी बातें यहाँ लिखा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका ये सभी सम्मिलित है। चूंकि सबसे बड़ा इसमें भारत देश है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो अब भारतीय उपमहाद्वीप आप समझ गए। आप याद रखिएगा, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 नंबर का देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अब आइए इतिहास को अलग अलग कालखंड में बांटते हैं, यानी इतिहास को हम एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने इसको बांट बांट के पढ़ने का प्रयास किया। तो कहता है कि इतिहास को हम काल का मतलब होता है समय, टाइम, इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 कालखंडों में या 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो काल है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, दूसरा जो है उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, और तीसरा जो है उसे अध ऐतिहासिक काल कहते हैं। पहला जो इतिहास है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल है क्या। जब मानव धरती पर आया तो उसने लिखने नहीं आता था, वो केवल अपने से बात करता था, भोजन खाता था, गुफाओं में रहता था, बाकी जीवन जीता था, यानी उसको लिखने और लिखने की कला को सीखने का कोई लेना देना नहीं था। तो कहा जाता है कि जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, यानी कि ऐसा समय जब कोई लिखा पढ़ी वाला बात नहीं मिलता है, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं या प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी इसमें किसी भी तरह का लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिलता है, केवल स्रोत के आधार पर, केवल अनुमान के आधार पर हम बोल रहे हैं कि पाषाण काल में लोग पत्थर का औजार बनाते होंगे, पत्थर से टकरा के आग निकालते होंगे, जानवरों का शिकार करते होंगे। ये केवल अनुमान पर बोला जा रहा है और इसी काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी इसमें कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला। एक और इतिहास है, ये 3 नंबर वाला है, अध ऐतिहासिक काल। 2 नंबर वाला बता रहे हैं, फिलहाल आपको 3 नंबर वाला देखिए। इसमें कहता है कि अध ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय है जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी इसमें लिखा हुआ साक्ष्य मिला है लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसे हम किस में ला दिए हैं, अध ऐतिहासिक काल में कहते हैं। यानी ये भी उसी प्रकार से केवल अनुमान के आधार पर हम लोग इसको लिख रहे हैं कि हाँ कुछ इसी प्रकार से काम होता होगा। तो इसमें स्रोत तो मिला है, मतलब बहुत सारी जानकारियां, किताबें वगैरह मिला है, लिखा हुआ चीज मिला है, लेकिन हम इसे अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। अब आ जाता है ये दूसरा नंबर वाला है जिसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय है जिसमें मानव की प्रगति की कहानी लिखा गया है और साथ ही साथ इसमें लिखित विवरण मिले हुए हैं और हमने इसे पढ़ भी लिया है। तो ऐसी इसी को हम इतिहास कहते हैं और इसे हम ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आपको बता देते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल मतलब एक ऐसा समय जब हमें लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला, एक ऐसा समय जब हमें लिखा हुआ साक्ष्य मिला तब हम उसे नहीं पढ़ पाए, तो उसे हम अध ऐतिहासिक काल कहते हैं। और एक ऐसा समय जिसकी जानकारी हमें है, हम इसको पढ़ भी लेते हैं और इसकी विषय में पूरी डिटेल से हम इतिहास लिख सकते हैं, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इस प्रकार से इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। अब एक चीज और देखिए, उस समय जो लिखे हुए साक्ष्य मिले, जैसे कि यहाँ पर आपको एक पांडुलिपि दिख रहा है, आगे आपको बताएंगे पांडुलिपि होता क्या है। तो आप यह देखिए पांडुलिपि मिला हुआ है। अब ध्यान से देखिए, क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं? नहीं, यानी कि उस समय जो लिखी हुई बातें थी तो हो सकता था कि हम उसे नहीं पढ़ पा रहे। एक्चुअल में ये संस्कृत लिखा है, प्राकृतिक संस्कृत लिखा है, जो हमारी अभी वाला जो संस्कृत है उससे कहीं डिफिकल्ट है, यह बहुत ही पुराना है जिससे हमारे लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी जो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं ये आधुनिक संस्कृत है, ये पुराने वाले संस्कृत से अलग है। आइए अब आगे देखते हैं अतीत की जानकारी, यानी कि हम जितनी भी चीजें ये बता रहे हैं इसकी जानकारी कहाँ से मिला है, कहाँ से इसके ये सारी बातें लिखा गया है, इसका क्या स्रोत है। तो देखिए इतिहास की जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं और इन स्रोतों को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो भारत का जो इतिहास है, भारतीय इतिहास, इसके 2 स्रोत हैं मुख्य रूप से। यह किसी भी इतिहास का 2 ही स्रोत होता है। पहला जो होगा साहित्यिक स्रोत होगा, दूसरा होगा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में किताब वगैरह आएगा, यानी जितनी भी किताबें आती है। अब किताब में 2 तरह की किताबें आती है, एक होता है धार्मिक किताब और दूसरा होता है गैर धार्मिक किताब। तो दोनों से हमें जानकारी मिलता है उस समय समाज कैसा था, राजा कैसा था, ये सारी चीजें। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, यानी अगर उस समय राजा था तो वो राजा कहीं ना कहीं मकान में रहते होंगे तो स्मारक वगैरह होगा, मंदिर वगैरह होगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ भी लिखवाया होगा। तो अगर कहीं कुछ भी लिखवाया तो वो अभिलेख में आ जाता है।
और तीसरा आप जानते हैं सिक्के वगैरह, तो उस समय राजा सिक्के वगैरह चलाते होंगे, तो सिक्के में भी फोटो होगा, उसमें उनके बारे में लिखा हुआ होगा, तो ये सारी चीजें हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास के कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत हैं, पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में स्मारक, अभिलेख और सिक्के आते हैं, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक किताब और गैर धार्मिक साहित्य आते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया अतीत की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो देखिए आज हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट किया हुआ मशीन मिल जाता है, एकदम प्रिंट करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं। लेकिन क्या इतिहास में प्रिंट वाली चीज था? नहीं था। इतिहास में सारी चीजें हाथों से लिखा जाता था। तो उस समय सारी चीजें हाथों से लिखा जाता था, तो पुस्तकों को भी, किताबों को किससे लिखा जाता था? हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। तो पांडुलिपि समझ में आ गया, यानी एक ऐसा किताब जिसे हाथ से लिखा हुआ अपने से, उसे क्या कहेंगे? पांडुलिपि कहेंगे। अब पांडुलिपि को पांडुलिपि क्यों कहते हैं? तो पांडुलिपि जो है वो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये भी मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मेन्यू से बना है। लैटिन शब्द का मेनू है और मेनू का अर्थ होता है हाथ, यानी हाथ से बनी हुई लिपि को पांडुलिपि कहा जाता है। अब ये पांडुलिपि किस में लिखा जाता था? क्या उसमें कागज था? बोलेंगे नहीं, उस समय कागज नहीं था। ताड़ के पत्रों यानी ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था। या तो हिमालय है ना, हिमालय, वहां पर एगो पेड़ पाया जाता है, भुर्ज, भुर्ज नाम का एक पेड़ पाया जाता है। उसका छाल बहुत ही महीन होता है जिसमें लिखा जा सकता है। तो ये जो भुर्ज है उसी के पेड़ के छाल पर लिखा जाता था। और ये लोग इस तरह से नहीं लिखते, तो उसे भोज पत्र बना देते थे। ठीक है, तो मतलब समझ लीजिए एक तरह से पत्ता को जोड़ जोड़ करके कागज की तरह बना लिया गया है और उसी पे क्या कर रहे हैं वो लोग लिख रहे हैं। और उसका नाम क्या दिया गया था? भोज पत्र दिया गया था। और उसी भोज पत्र पर वो लिखते थे, जिसे क्या कहा जाता था? पांडुलिपि। अब ध्यान से समझिए, पेड़ का पत्ता पे लिख रहा है और पेड़ के छाल पे लिख रहा है, तो पेड़ का पत्ता तो सड़ जाएगा, पेड़ का छाल भी सड़ जाएगा और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सही चीज हुआ, यही चीज हुआ। इतने साल में, हजारों साल में, लाखों सालों में ये पांडुलिपियां क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब कुछ कुछ ऐसी पांडुलिपियां हैं जो बचा हुआ है और उसी के आधार पर हमने इतिहास को क्या कर दिया? लिख दिया है। और उसी के अनुमान पर जो चीजें उसमें मिला है आधे अधूरे, उनसे ही हमने इतिहास तैयार कर लिया है। ये तो हो गई पांडुलिपि वाली बात। लेकिन जहां पर हमें असली में लिखा हुआ चीज मिला है, जिस किताबें मिला है, पुस्तकें मिला है, जब से प्रिंटिंग शुरू हुआ तो उस समय भी तो किताबें लिखी जा रही थी। तो जब इतिहास जब आया, यानी किताबों वाली बात जब आई, तब उस समय बहुत सारे ऐसे किताब मिले, वेद मिले। वेद आपको बता चुके हैं, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद है, जिसमें जो वेद है ना, वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है और इस ग्रंथ में हमें सबसे ज्यादा पुरानी पुरानी बातें मिलती है। उसी प्रकार से उपनिषद भी पुराना ग्रंथ है, किताब है। महाकाव्य की बात करें जिसमें रामायण आ जाता है, महाभारत आता है, इसमें भी कहानियां लिखी गई है। पुराण, बुद्ध भगवान का किताब, जैन धर्म का, जैन भगवान का किताब, उससे जुड़े हुए जो जानकारी है, ये सारे वो साहित्य यानी किताब है जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और ये सारे क्या धार्मिक है, धार्मिक मान्यता, धर्म से जुड़े हुए बातें मिलते हैं। धर्म में कैसा नियम कानून क्यों आया, क्यों राजा की जिंदगी में परिवर्तन आया धर्म से, और साथ ही साथ इसमें औषधि के बारे में भी जानकारी मिलता है। तो ये धर्म और व्यवहार के विषय में बताता है। लेकिन इसके अलावा उस समय समाज कैसा था, समाज के लोग अमीर थे कि गरीब थे, कौन से लोग क्या काम करते थे, ये सारी चीजें भी तो हमको जानकारी चाहिए। तो इसके लिए और भी किताब है, जैसे कि यहाँ पर देखिए गैर धार्मिक किताब की बात करें, जैसे चंद्रगुप्त एक बहुत ही महान राजा थे और इसके पास एक प्रधानमंत्री था जिनका नाम था चाणक्य। तो चाणक्य के विषय में कहानी तो आप बहुत सुने होंगे। चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य ने एक किताब लिखा था, इस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, और इस किताब में ही बहुत सारी बातें लिखी गई है। और साथ ही साथ एगो कश्मीर का कवि था, इसका नाम है कल्हण, तो इन्होंने भी एक बहुत ही पुराना किताब लिखा था, इस किताब का नाम है राजतरंगिणी। तो ये सारे गैर धार्मिक किताब है, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। इन पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास को जानकारी मिलता है, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ कुछ विदेशी यात्री भी थे जो विदेश से, दूसरे देशों से हमारे देश में घूमने आए, फ्रांस से, और भी कई ऐसे देश थे जहां से हमारे देश में आए। तो उन्होंने यहाँ पर रहा, घूमा, समाज को समझा और उन्होंने भी बहुत सारी चीजें लिखा। तो उनके किताब से भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाता है। तो आपको पता चल गया कि हमने इतिहास ऐसे ही नहीं लिखा है, बल्कि स्रोतों के आधार पर हमने इतिहास को लिखा है। और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में ज्यादातर जानकारी जो है वो किससे मिलता है? पुरातत्व से मिलता है। ये पुरातत्व क्या होता है? आइए आपको सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पुरातत्व विज्ञान किसे कहते हैं, तब आपको पुरातत्व समझ में आ गया। जो पुरातत्व होता है, पुरातत्व का मतलब क्या होता है? अवशेष, जो प्राचीन काल में अवशेष मिला है। जैसे स्मारक हो गया, स्मारक मतलब क्या होता है? स्मारक मतलब हो गया मकान वगैरह,
जो सिक्के मिले हैं, सिक्के तो जान ही रहे, जो मिट्टी के बर्तन मिल गए, जो पत्थर वगैरह मिल गया, या पत्थर या धातु के औजार मिल गए, उस समय लोहा वगैरह था, पत्थर वगैरह था, उससे औजार बनता था, प्रतिमाएं मतलब मूर्ति वगैरह मिल गया, ये सारी चीजें किस में आता है, ये सारी चीजें अवशेष में आता है। इसी अवशेष के अध्ययन को, यानी प्राचीन काल में जो अवशेष बचा हुआ है, अवशेष समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें, इनके अध्ययन को क्या कहता है, पुरातत्व विज्ञान कहता है। इसको पढ़ करके इस सिक्का लिया, उस सिक्के में लिखा था 1004, तो हमने क्या समझा, ये समझा कि ये 1004 ईस्वी में सिक्का बना है, यानी आज कितना है 2022 है, तो लगभग 1000 साल पुराना सिक्का है। तो उन्होंने पढ़ा, समझा, गणित लगाया, तब जाके उन्होंने बताया कि ये सिक्का 1000 साल पुराना है। 1000 साल पुराना भारत में कौन सा राजा था, उसमें फोटो दिया गया है या उसके बारे में लिखा गया है, तो हमने पता कर लिया कि 1000 साल पहले ये राजा भारत में राज कर रहे थे। तो ये सारी चीजें कहाँ से पता चल रहा है, ये सारी चीजें पुरातत्व विज्ञान की मदद से पता चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर एक सवाल आ गया हमारा, पुरातत्व विज्ञान किसे कहते हैं, तो प्राचीन अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अब आइए यहाँ पर एक और चीज लिखा है, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस कौन थे, ये चलिए सवाल का लिख देते हैं। तो यूनानी थे, यूनान के प्राचीन लेखक, यूनान एक देश है और वहां के लेखक थे, और इनका नाम है हेरोडोटस। और हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इतिहास का पिता किन्हें कहते हैं, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस की किताब का नाम क्या है, उनके किताब का नाम है हिस्टोरिका। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के बीच के संबंध का वर्णन मिलता है, यानी फारस जो देश है और जो भारत है उनके बीच में अच्छा संबंध था, दोनों व्यापार करते थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है, हेरोडोटस की किताब हिस्टोरिका से इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राचीन अवशेष है, कुछ इस प्रकार से हजारों साल पुराना घड़ा, और यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से उस समय सिक्के चलते थे। ये एक सिक्का है और सिक्के को आप देख सकते हैं, आज के सिक्के और जो पुराने सिक्के हैं कितना अंतर है, इसका डिजाइन, रंग, रूप सब में क्या है, भिन्न है। तो प्राचीन काल के चांदी के सिक्के हैं और ये सिक्कों का प्रयोग आज से 2500 साल पहले यानी 2500 साल पहले हुआ करता था। आइए एक और लिखा है फैक्ट, तो आइए इस फैक्ट को देखते हैं। लिखा है कि अशोक के उत्कीर्ण लेखों को सबसे प्राचीन माना जाता है, यानी अशोक एक राजा थे और उन्होंने जो भी चीज लिखवाया वह सबसे पुराना माना जाता है। और उनके अभिलेख जो थे कौन कौन से लिपि में लिखा गया था, यहाँ देखिए लिखा ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि और आरामाइक लिपि। अब ये लिपि क्या होता है, अभी आप हिंदी का शब्द देख रहे हैं डिस्प्ले में, स्क्रीन में जहाँ भी देख रहे हैं, तो ये क्या क ख ग घ ऐसा कुछ क ख वर्णमाला लिखा है, मात्रा लिखा है, तो ये क्या है क ख है, और ये क्या है एक प्रकार की लिपि है, और इस लिपि को हम देवनागरी कहते हैं, देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि है। और साथ ही साथ हम लोग जो ABCD वाला लिखते हैं, चाहे इंग्लिश में जो भी लिख रहे हैं, जैसे कैट, एप्पल, ये सारा क्या है रोमन लिपि है। तो इसी प्रकार से उस पुराने समय में जो लिपि चलती थी, उस लिपि में पहला जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि है, दूसरा खरोष्ठी और तीसरा कौन सा लिपि है, आरामाइक लिपि है। तो लिपि के विषय में यहाँ जानकारी दिया गया है। और ये इस लिपि का प्रयोग किस में किया गया था, अशोक का जो अभिलेख है, तो अशोक के अभिलेख में कौन कौन सा लिपि था, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि और आरामाइक। लेकिन ये इतना पुराना था कि कोई इसे पढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो सारी चीजें मिटा करके आपको नाम दिखा देते हैं, कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है जेम्स प्रिंसेप। तो इन्होंने ये क्या कर दिया, इसे पढ़ने में सफलता हासिल किया, और कब 1837 में। तो 1837 में इन्होंने अशोक के अभिलेख का जो भी चीज लिखा हुआ था उसे पढ़ लिया। अब आपको पता चल गया कि हमें कहाँ से जानकारी मिलता है इतिहास के विषय में। स्मारक मतलब होता है घर वगैरह, प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्ति, ये सारा चीज किस में आता है, स्मारक में। तो स्मारक में क्या क्या चीजें आता है, इमारतें आता है, मंदिर वगैरह आते हैं और मूर्ति आते हैं। और इससे विभिन्न युगों के समाज कैसा था, अगर इमारतें बढ़िया हैं, पक्की है, तो समाज कैसा है, शहरी वाला है। अगर मकान कच्ची है, गलियां कच्ची है, सड़कें कच्ची है, तो समाज कैसा है, ग्रामीण समाज है। और अगर मंदिर ज्यादा मिल रहा है तो धार्मिक कैसा है, वो हिंदू धर्म वाला होगा। अगर मस्जिद मिल रहा है ज्यादा तो मुस्लिम धर्म का होगा। इससे धार्मिक परिवर्तन के विषय में पता चलता है, धर्म किस प्रकार से था इसके विषय में जानकारी मिलता है। अगर चर्च ज्यादा मिल रहा है तो ईसाई धर्म के लोग रहते होंगे। और इन सभी चीजों से आर्थिक परिस्थिति, अगर अच्छे मकान है तो पता चल रहा है कि लोग अमीर होंगे, और अच्छे मकान नहीं है तो गरीब होंगे। ये सारी चीजें पता चलता है स्मारक से। अब देखिए शिलाओं की बात करते हैं, तो उस समय पत्थरों पर भी बहुत सारी चीजें लिखा हुआ होता था। खंबे बहुत सारे बने होते थे, पत्थरों के दीवार होते थे, मिट्टी के भी दीवार होते थे, और
इनके फलकों को उकेरे गए लेख से हमें जानकारी मिलता है। फलकों का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक दीवार है और इस दीवार में ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग जो आपको सामने दिख रहा है, ये एक फलक है। जैसे ये देखिए, ये मैंने बना दिया क्यूब, ये क्यूब नहीं बना, ये बन गया, कह सकते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। और हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं घनाभ, घनाभ कहते हैं, ठीक है, घनाभ। तो इसमें कितना फलक है, देखिए ये वाला एक फलक हुआ, ठीक है, ऊपर में दूसरा फलक हुआ, फिर नीचे तीसरा फलक हुआ, और फिर इसी प्रकार से 3 गो इस साइड से दिख रहा है, 3 गो उस साइड से होगा, कितना 6 फलक है। तो इस फलक पर लिखा हुआ रहता था, ऊपर में लिखा हुआ कुछ बातें सामने लिखा हुआ है। तो इन फलकों पर क्या होता था, इतिहास की जानकारी लिखी हुई रहती थी। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी ने मंदिर बनवाया, तो वो क्या करते हैं, लिख देते हैं बोर्ड पर कि इस मंदिर को मेरे द्वारा बनवाया गया, श्री श्री 108, मैंने बजरंगबली का मंदिर बनवाया, या फिर कुछ और चीजें बनवाया, तो वो लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो इसी प्रकार से उस समय भी अगर राजा कुछ काम करवाते होंगे, राजा बड़े बड़े काम करवाते होंगे, तो क्या वो नहीं लिखवाते होंगे कि ये मंदिर मैंने बनवाया है, मेरे द्वारा बनवाया गया है, इसमें मैंने इतने खर्च किए। तो ये सारी चीजें उसमें उकेरे गए थे, और इन सभी चीजों से हमें क्या होता है, उसके बारे में जानकारी मिलता है। लेकिन इस यहाँ पर जो उत्कीर्ण किया हुआ है, छेनी और हथौड़ी से उससे खोद खोद कर लिखा गया है, इन लेखों को पढ़ना मुश्किल है। अब इनको बड़ी दिक्कत से पढ़ा जाता है, और जो इसको पढ़ता है या इसके पढ़ने की कला को हम एपिग्राफी कहते हैं। तो यहाँ से एक सवाल हो गया कि उत्कीर्ण किए हुए लेख के पढ़ने की कला को क्या कहते हैं, तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं, या एपिग्राफी कहा जाता है। अब लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली यानी सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी थी, हड़प्पा वाली। हड़प्पा वाला इतना पुराना था कि अभी तक कोई पढ़ ही नहीं पाया, सब असफल हो गए, सफलता मिला ही नहीं। सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं, सिक्के से भी हमें बहुत सारा जानकारी मिल जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिक्के में राजा का फोटो मिलता है, सिक्के में लिखी हुई चीज मिलते हैं। प्राचीन काल में चांदी के सिक्के चलते थे, सोने के चांदी सिक्के चलते थे, तांबे के सिक्के चलते थे, और सिक्के का प्रचलन बहुत ज्यादा था। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ, मतलब इससे पहले लिखा हुआ सिक्का नहीं चलता था, बस ऐसे ही चलता था। तो सबसे पहले किसने चलवाया था, हिंद यवन ने चलवाया था। ये एक शासक है और इन्होंने सबसे पहले लिखे हुए सिक्के चलवा दिए। अब आता है हस्तलिपियां। हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई लिपि प्राचीन काल की जानकारी का एक स्रोत है। इससे भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अब यहाँ पर 2 भाषा लिखा गया, एक पाली भाषा है और दूसरी है प्राकृत भाषा, ठीक है। ये दोनों बहुत ही पुरानी भाषा है, ये भाषाएं हैं, और ये भी हमारे देश में अभी तो कम बोली जाती है, लिखा हमारे देश में अब कम बोली जाती है, लेकिन कई किताबें जो हैं इसमें लिखा गया, और साथ ही साथ कई किताबें संस्कृत भाषा में, अरबी भाषा में हमारे देश में देखने को मिलता है। तो इन किताबों को पढ़ करके भी हमने क्या किया, जानकारी प्राप्त किया। और बहुत सारे ऐसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्राचीन किताबें हैं जो तमिल भाषा में भी लिखा गया, जो हमारे भारत के दक्षिण भारत में ये भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि कहाँ से हमें ये सारी जानकारी मिलता है। देखिए आपको क्या बोला है, अब यहाँ पर एक और बता देते हैं सिक्कों का अध्ययन के विषय में। तो यहाँ सिक्कों का अध्ययन लिखा गया, अगर कोई सिक्के का अध्ययन करता है उसको तो बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स, या फिर हम इसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं हिंदी में। तो सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। दक्षिण भारत में अरिकमेडु को पुदुचेरी कहते हैं नामक स्थान में खुदाई में रोमन सिक्के मिले। रोम एक देश है, ठीक है, इटली में मौजूद है रोम, ओके। और उस समय वहां पर रोमन साम्राज्य चलता था, तो उसका सिक्का यहाँ पर मिल गया, यूरोप में है और भारत में मिल गया। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि वो लोग हमारे देश में आए होंगे व्यापार करने के लिए। भारत और रोम के बीच में कहीं ना कहीं व्यापार होता होगा, और वह भी दक्षिण भारत में ये मिला है, तो दक्षिण भारत में व्यापार होता होगा, तभी तो सिक्का मिला है, यानी कि हमारे और उनके अच्छे संबंध थे। और यहाँ पर जो है खत्म होता है। यहाँ पर झारखंड के विषय में लिखा गया। आइए झारखंड का इतिहास में क्या योगदान था इसके विषय में पढ़ लेते हैं। तो अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो छोटा नागपुर है, जिसे वर्तमान में झारखंड कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जंगल था, यहाँ पर घनघोर जंगल था। इसमें कुछ बड़े बड़े शासकों ने शासन किया, जैसे गुप्त वंश ने शासन किया था। साथ ही साथ यहाँ पर एक और लिखा है गौड़ वंश ने शासन किया था, और गौड़ वंश का शशांक जो है राजा, इन्होंने शासन किया था। इसके बाद किसी ने ज्यादा समय तक शासन नहीं किया था। यहाँ पर वही लिखा है कि इनको छोड़ करके बाकी किसी ने अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया था। अगर आप पाषाण काल का बात करते हैं, जब दुनिया में पत्थरों से औजारें बना करके मानव रह रहा था, तो उस समय भी यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग रहते होंगे, क्योंकि बड़ी मात्रा में उपकरण मिला है।
जैसे कि बहुत सारे इलाकों में आपको पत्थर से निर्मित हथियार मिल गए, जैसे कुल्हाड़ी मिला, फलक मिल गया, बेंथनी, खुर्ची, बेथक, तक्षनी, ये सारे औजार हैं, ये सारे औजार मिले हैं उस समय। तो ये सारी चीजें हमें क्या पता चलता है कि ये पाषाण काल में भी लोग यहाँ पर रहा करते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड में आदिकाल से मानव रहा करते हैं। यहाँ पर एक क्षेत्र है हजारीबाग, हजारीबाग जिला है। झारखंड में कुल 24 जिला है और 24 जिला में एक जिला है हजारीबाग। हजारीबाग में इसका एक समतल शिलाखंड पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चित्रकारी मिला है। तो चित्रकारी वगैरह भी मिला है, जैसे कि मध्य प्रदेश का आलामीरा गुफा में मिला है, वैसे यहाँ पर भी मिला है। आगे है छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। तो ये याद रखिएगा आप कि छोटा नागपुर यानी झारखंड का सबसे पुराना जनजाति कौन सा है, तो असुर जनजाति सबसे पुराना जनजाति है। वो लोग यहाँ पर आते थे, बहुत ही अच्छी सभ्यता थी। यहाँ पक्की हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटें बहुत ही लंबा चौड़ा आता था, 17 इंच लंबाई है, 10 इंच चौड़ाई है और 3 इंच इसकी मोटाई है। और साथ ही साथ प्राग ऐतिहासिक में असुर सभ्यताएं जो थे एक उच्च कोटि के लोग थे। रांची में एक जगह है जिसका नाम है गजेटियर और 1917 ईस्वी में असुर कालीन बहुत से अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया जो मुंडा है, जो उराव है आदि जनजाति के आगमन से पूर्व इस क्षेत्र में एक भिन्न सभ्यता जो थी वो विकसित था। यानी मुंडा उराव से भी पहले यहाँ पर लोग रहते थे और यह सभ्यता कौन सी थी, असुर जनजाति की सभ्यता थी। प्राचीन काल में झारखंड से होकर वर्तमान उड़ीसा जाया करता था। लोग मध्य प्रदेश जाया करते थे, उत्तर प्रदेश जाया करते थे, बीच में कौन आ जाता था, झारखंड आ जाता था। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्ग थे, सेना जाते थे, व्यापारी जाते थे और तीर्थ यात्री भी आते जाते रहते थे। तो ये किसके विषय में लिखा गया, झारखंड के इतिहास के विषय में लिखा गया। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ जैकबोर्ड का किताब लिया हूँ, इसलिए इसमें झारखंड के विषय में लिखा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इतिहास और तिथियों के विषय में लिखा गया है। इसमें मुख्य रूप से लिखा है कि हम ईसा पूर्व और ईसवी सन का प्रयोग क्यों करते हैं और इसका मतलब क्या है। तो इस पे मैंने पहले से ही एक स्पेशल वीडियो बना दिए हैं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। वैसे इस पर हम एक और स्पेशल वीडियो जरूर लाएंगे। तो यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म होता है, लेकिन मेरा जो नजरिया है इससे मेरा एक और सवाल होता है कि हमें केवल चैप्टर खत्म नहीं करना चाहिए बल्कि हमें सवालों को भी देखना चाहिए कि इतनी सारी जानकारी लेने के बाद क्या हम सवालों का जवाब दे सक रहे हैं, क्या हमें सवाल का जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारी जानकारी भी रखना हमारे लिए जरूरी है। तो आइए देखते हैं सवालों का जवाब सॉल्व करके। पहला जो लिखा गया, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बीते दिनों के मानवों की कहानी को क्या कहते हैं, बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहते हैं। भारत देश का एक अन्य नाम बताइए। एक नाम हिंदुस्तान बता देते हैं, वैसे अल हिंद, इंडिया, भारत और भी है। डैश भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, तो ऋग्वेद में वेद या ऋग्वेद आप मानिएगा भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को डैश विज्ञान कहते हैं, तो इसको पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। डैश जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। असुर जनजाति को छोटा नागपुर का सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। अब यहाँ पर सवाल है इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है। तो इतिहास का ज्ञान इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने पूर्वजों को समझ सके, ताकि हम गलतियां नहीं करें, हम इतिहास में गलतियों को नहीं दोहराएं। साथ ही साथ हम अपने वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रागैतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है, तो प्रागैतिहास एक ऐसा समय है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि इतिहास में हमें लिखित साक्ष्य मिला है। पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। पुरातत्व में बोला गया, पुरातात्विक स्रोत में क्या मिलता है, इसमें स्मारक आता है, मंदिर वगैरह जो आते हैं, सिक्के आते हैं और सिक्के वगैरह जैसे कि किसी का भी सिक्का हो जाए। और एक क्या था, सिक्के था, स्मारक था और मंदिर वगैरह था, मंदिर नहीं था स्मारक था। ठीक है, तो ये किस में आ जाता है, पुरातत्व विज्ञान में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाए थे। एक और चीज कंफर्म आप कर लीजिए, ठीक है, जैसे कि जो स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो आपसे पहले पूछेगा स्रोत क्या है। ठीक है, सॉरी ये धुंधला पड़ गया थोड़ा सा। हाँ, तो पहले तो आपसे पूछेगा इतिहास का स्रोत क्या है। तो अगर आपसे स्रोत पूछेगा तब बोलेगा साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। लेकिन अभी सवाल क्या पूछा गया, अभी स्रोत नहीं पूछा गया, स्पेशल में पुरातात्विक स्रोत पूछा गया। पुरातात्विक स्रोत में स्मारक आता है, अभिलेख आता है और क्या आता है, सिक्का आता है। तो एक बार मैं मिटा देता हूँ और आपको फिर से दिखा देता हूँ क्या चीजें मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आपको इतिहास का स्रोत पूछेगा तब तो आप बोलेगा कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, लेकिन अभी हमसे केवल पुरातात्विक स्रोत पूछा गया, तो स्मारक, अभिलेख और सिक्के आएंगे। ठीक है, तो 3 चीज इसमें आता है और तीनों चीज को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अगला सवाल पढ़ लेते हैं, लास्ट सवाल है, हमारे देश को किन किन नामों से जाना जाता है। तो हमारे देश को अल हिंद के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, भारत के नाम से जानते हैं,
और सिंध के नाम से जानते हैं। सिंध नहीं, सिंध से ही तो क्या बन गया था, हिंदुस्तान बना था। चलिए, सिंध से हिंदुस्तान नहीं बना था, सिंध से इंडोस और इंडिया बना था। अब यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के शब्द दिए गए थे। अतीत को इंग्लिश में पास्ट कहते हैं, यात्रा को ट्रैवल कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान को आर्कियोलॉजी कहते हैं, अभिलेखा शास्त्र को एपिग्राफी कहते हैं, इतिहासकार को हिस्टोरियन, पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट, स्रोत को सोर्स, पाषाण काल को स्टोन एज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सवाल जवाब सारे खत्म हो गए और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। कैसा लगा आपको चैप्टर, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर बताइएगा। और आगे अगर कोई भी सुधार आप वीडियो में चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए सुधार लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी एनसीईआरटी की कोई भी समस्या नहीं रहे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।